उसका इधर कंपोनेंट ही तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। ये डिस्टेंस किस रेट से कवर हो रही, जिस रेट से बी पास आ रहा है कि नहीं। तो आपको बी की वेलोसिटी जो आपको दिख रही है उसका कंपोनेंट चाहिए किधर, इस साइड में, यानी ए बी की लाइन के अलोंग। अब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर का बी की तरफ कंपोनेंट होता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये आपको पढ़ाया था एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट में, है ना। तो यहां पे मुझे इसका कंपोनेंट किधर निकालना है, इसकी तरफ, तो उसमें डॉट करूंगा इसके यूनिट वेक्टर से। ठीक, मैं यहां पे करूंगा v वेक्टर डॉट आर कैप, तो वेलोसिटी का आर के अलोंग कंपोनेंट आ जाएगा। कितना है ये, -3i प्लस 0j प्लस 3√3k डॉट आर कैप -3i माइनस 2j प्लस √3k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √9 प्लस 4 प्लस 3, 9 4 13 3 16 यानी 4। ठीक है ना। अब जरा डॉट करो, -3 कितना हो गया 9, 0 -2 तो 0, 3√3 इंटू 3 कितना हो गया 9 अपॉन 4, यानी 18/4 यानी 9/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और इसने पूछा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिक्रीज किस रेट से करेगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट आया इस वेक्टर का इसकी तरफ, ये कंपोनेंट कैसा आ रहा, पॉजिटिव। एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट पॉजिटिव है। किसी वेक्टर का अगर एक्स की तरफ कंपोनेंट पॉजिटिव है यानी उस कंपोनेंट की डायरेक्शन किधर है, एक्स के अलोंग है। तो इसका इधर कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग पॉजिटिव आ रहा, यानी वो कंपोनेंट इधर नहीं है, ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। समझे कि नहीं। यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डिस्टेंस को कम नहीं कर रही, बढ़ा रही है। और जबकि पूछा क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच हो रहा क्या, नहीं, तो आप इसे क्या बताओगे, नेगेटिव। आंसर होगा -4.5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है, ये टफ क्वेश्चन था तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 हो गया। अच्छा ट्राई नहीं किए तो नेक्स्ट टर्न कर लेना, और नेक्स्ट टर्न फिर, अब ये क्या है, काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन भी यही डाल दिए हैं। तो क्या करूं, अभी पढ़ा दूं क्या। हाँ, कि मैं वैसे यहाँ पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आता है तो मैं कभी, ये तो नहीं बता सकता। एक्चुअली देखो, जो मैं ऑर्डर फॉलो करता हूँ, जैसे को पढ़ा देता हूँ। देखते हैं वैसे टेस्ट कब है आप लोग का, परसों थोड़ा ही आएगा। तुम लोग सबसे आगे चल रहे होगे, तुमसे आगे कोई और बैच है क्या, सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो नहीं आना चाहिए, नहीं देगा, यकीन रखो। ओके ओके ओके। जो पूरा सर्कुलर मोशन है ना, तो मैं एक साथ ही पढ़ाता हूँ। अब उसकी काइनेमेटिक्स क्या और डायनामिक्स क्या, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ोगे, वही एंगुलर वेलोसिटी पढ़ोगे, सब वही निपटा देंगे एक साथ। तो
अच्छा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हेडिंग डाल दी थी ना। चलो पहले हम देखते हैं शॉर्ट में फोर्सेस। एनएलएम में जो भी फोर्सेस हम अप्लाई करने वाले हैं ना, तो एक बार शॉर्ट में उनकी डिटेल्स देख लेते हैं, ठीक है ना। फोर्स को डिफाइन करते हैं आप कॉज ऑफ एक्सेलरेशन से। बॉडी को एक्सेलरेट कराना है तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? फोर्स। बाकी डेफिनेशन इसकी आपके बचपन में पढ़ रखी होगी, पुश और पुल, जिससे बॉडी को एक्सेलरेशन मिलता है ना। जितने भी फोर्सेस हैं नेचर में, दो कैटेगरी में आप उसे रखते हो। एक फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं, मतलब ये हम कैटेगरी रखते हैं, इनमें वो फोर्सेस हैं जिनमें किसी भी एक को बाकियों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम फोर फोर्सेस रखते हैं। पहला है ग्रेविटेशन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है न्यूक्लियर फोर्स, और फोर्थ है वीक फोर्स, ठीक है ना। अब ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनकी क्यों ये फंडामेंटल है? क्योंकि इस ग्रुप में कोई भी एक को आप बाकियों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन नहीं होगा, न्यूक्लियर फोर्स बाकी तीनों से एक्सप्लेन नहीं होगा, वीक फोर्स भी बाकी तीनों से एक्सप्लेन नहीं होगा। तो इन चारों को हम कहते हैं फंडामेंटल, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं वो सब इनसे एक्सप्लेन हो सकते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड फोर्सेस कहते हैं। तो डिराइव्ड फोर्सेस में बाकी सारे फोर्सेस आ जाएंगे, जैसे वेट, टेंशन, और क्या था, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शन, बॉयंसी, और ईटीसी, ठीक है ना। तो ये सारे फोर्सेस उससे एक्सप्लेन हो जाएंगे, तो ये क्या है? डिराइव्ड फोर्सेस हैं, ठीक। अब इनकी डिटेल्स फिलहाल इस चैप्टर में उससे ज्यादा मतलब है नहीं। थोड़ा बहुत जो मतलब है वो आप ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो तो बता देना, मैं धड़ाधड़ बोलते जाता हूँ, है ना। ग्रेविटेशन फोर्स, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग दो पार्टिकल हैं अगर, और आर के डिस्टेंस पे हैं, ये m1 और ये m2, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओ, हेलो। हाँ हाँ, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, एक दूसरे की तरफ ही होगा। और जो जी की वैल्यू है यहाँ पर, ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट इतना कम है कि ये फोर्स तभी हम फील कर पाएंगे, इसका प्रैक्टिकली जो एप्लीकेशन है वो तभी हो पाएगा जब कम से कम दो में से एक बॉडी तो बहुत हैवी हो। अदरवाइज ये फोर्स इतना वीक होता है कि इसको हमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं होती। कम से कम एक बॉडी हैवी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर इवन 100 केजी के भी पार्टिकल आस पास हैं, तो वो एक दूसरे पे जो
ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे वो नेग्लिजिबल होगा। मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हो ना, तो इवन आप इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम एक मास हैवी होना चाहिए। इसलिए अर्थ जो आप पे फोर्स लगा रही है वो आपको महसूस हो जाता है, जिसको आप अपना वेट कहते हो। लेकिन हम एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो आपको महसूस नहीं होता। ठीक है ना, इवन बिल्डिंग आप पे फोर्स लगा रही है वो भी महसूस नहीं होता। ठीक, बगल में मॉल है वो भी फोर्स लगा रहा, वो महसूस होता होगा, है ना, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ओके, तो ये खैर ग्रेविटेशन हो गया। ठीक, जो वेट है वो ग्रेविटेशन का ही डिराइव्ड फोर्स है। ये जो फॉर्मूला है Gm1m2/r², ये दो स्पीयर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। इवन एक स्पीयर और एक पार्टिकल के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये अर्थ है, रेडियस r की, मास है इसका m। इसके सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल है तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, कितना फोर्स लगाती है, Gm(m)(R²). ठीक है, और इसी को आप क्या कहते हो, mg। इसी को आप ऑब्जेक्ट का वेट कहते हो। तो यहां से g की वैल्यू हो जाती है Gm/r²। अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस पुट करोगे तो इसी की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आलस के मारे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन गंदी ना हो। ठीक है ना, तो आपका जो वेट है वो बेसिकली क्या है, फोर्स बाय अर्थ ऑन यू। ठीक है ना, ओके। इतना ज्ञान इसमें काफी है, बाकी ज्ञान ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आगे बढ़ जाए, नोट करना है, कर लो फिर, कर रहे हो तो। एक ज्योतिषी महाशय थे, मैं इस पे यकीन नहीं करता, तो उन्होंने मुझे लॉजिक दिया कि जो मून है और मार्स है, ये सब हमारे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगाते हैं, इसी वजह से हमारी लाइफ पे इसका इफेक्ट पड़ता है। समझे या नहीं? और मैंने उन्हें लॉजिक दिया कि बगल वाला मॉल उससे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स आप पे लगाता है और आप इसके इफेक्ट को कंसीडर ही नहीं करते। और सही में आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पड़ोस की बिल्डिंग आप पे उससे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है जितना मार्स आप पे लगा रहा है। तो अगर क्या, दोनों का मास ले लो, डिस्टेंस देखो कितनी ज्यादा है। मार्स का मास ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस तो हद ज्यादा है ना। तो अगर आप एक एवरेज कैलकुलेशन करोगे तो अपने पड़ोस वाली बिल्डिंग का फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग आएगा, उससे भी जितना मार्स आप पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर आपकी लाइफ में मार्स को इफेक्ट डाल रहा है तो पड़ोस की बिल्डिंग तो उससे भी ज्यादा डालेगी, और थोड़ा सा घूम के कहीं और चले जाओगे तो दूसरी बिल्डिंग और ज्यादा डालेगी। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, एक चीज देखा होगा आपने, जब भी हम एटॉमिक फिजिक्स की बात करते हैं वहां पे हम ग्रेविटेशन को कंसीडर नहीं करते। दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं कभी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? वो एक तो उनका मास कम है, ठीक है ना, और जी की वैल्यू कम होने की वजह से जो फोर्स आता है वो इतना कम होगा कि वो अदर फोर्सेस के कंपैरिजन में निग्लिजिबल होगा। ठीक है ना, ओके। यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली दो टर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। ठीक, दोनों को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कह देते हैं। और एक टाइम पे अगर आप देखोगे ना, कुछ 100 years बिफोर, तो दोनों को एक्चुअली अलग अलग एंटिटी माना जाता था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग चीज है और मैग्नेटिक फोर्स अलग चीज है। आज भी आप दोनों को अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन
बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि दोनों एक्चुअली एक ही फोर्स के दो फॉर्म है। और इवन अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दो तो एक फोर्स दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दोनों को कंबाइंडली सिंगल एंटिटी कर दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। ये नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। फॉर्मूले को वैसे इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो दो चार्जेस के ऊपर या दो पार्टिकल्स के ऊपर ड्यू टू चार्ज जो फोर्स एक्ट करता है वो ये है, ठीक है ना। अब दो एटम्स के बीच में ग्रेविटेशन भी लगता है, लेकिन आप देख चुके हो वो किसी काम का नहीं है, एकदम मरियल फोर्स है, ठीक। अगर दो एटम के बीच या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऐसा है जो नॉन नेग्लिजिबल है तो वो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स जो भी होगा वो हमेशा कैसा होगा, या एटम टू एटम फोर्स कैसा होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होगा नेचर में, समझे या नहीं। यानी फंडामेंटली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो नॉर्मल फोर्स सभी जानते ही होंगे, है कि नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस पे, ये जो प्लेटफॉर्म बना रखा है, एमजी मुझ पे नीचे लग रहा, लेकिन मैं फर्श को फाड़ के नीचे नहीं जा रहा क्योंकि फर्श ने मुझे रोक रखा है। उसने मुझ पे नॉर्मल ऊपर लगा रखा है, इतना तो जानते हो सब लोग। नॉर्मल की वैल्यू एमजी के बराबर है। नॉर्मल मुझ पे फर्श लगा रहा, अगर मेरे बॉडी के किस पार्ट पे ये फोर्स लग रहा है, तो बॉडी के नहीं, जूते के सोल पे लग रहा। सोल समझते हो ना, नीचू वाला हिस्सा, ठीक। अब वहां पर भी और मैग्नीफाई करके देखो तो आपको दिखेगा कि ये जो फोर्स है ये इस फर्श के सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ने मेरे जूते के सोल के सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे लगा रखा है, ठीक। मॉलिक्यूल को अगर आप स्फेरिकल लो तो नीचे वाला मॉलिक्यूल ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल ये, और एक्चुअली दोनों ने एक दूसरे को प्रेस कर रखा है। जब प्रेस करते हैं तो जो शेप होता है ना वो डिस्टॉर्ट होता है, ठीक। और ये रिटर्न होने की कोशिश करता है, और यही फोर्स नीचे वाला जो ऊपर वाले पे लगा रहा है यही क्या है, नॉर्मल है। तो जो आपकी बॉडी पे नॉर्मल लगा, ठीक है ना, ये असल में इसके मॉलिक्यूल से पैर के मॉलिक्यूल्स पे लगा है। ये फोर्स कैसा होगा, फंडामेंटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि मैंने बोला मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल फोर्स हमेशा कैसा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, ठीक। तो नॉर्मल क्या है, फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक है ना। ऐसे ही फ्रिक्शन क्या है, हाथ ऐसे रगड़ते हो फ्रिक्शन लगता है दोनों के बीच में, तो मैग्नीफाई करके देखो ये फ्रिक्शन जो लगता है ये इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन होता है, ठीक। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा है ना, तो ये फोर्स भी कैसा है, इवन जितने फोर्सेस के लिए कांटेक्ट जरूरी है बिना टच के जो नहीं लगते, वो सारे फोर्सेस फंडामेंटली कैसे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। टेंशन कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब रस्सी ना बांधे तो टेंशन लगा देंगे क्या, बंधा होना चाहिए ना। झापड़ कैसा फोर्स है, बिना कांटेक्ट के नहीं लगता। अगर कोई झापड़ मार रहा हो फट जाओ तो नहीं लगेगा। तो ये भी कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वर्मा जी में क्वेश्चन है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हो तो उसके हाथ पे कौन सा फोर्स लगाते हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। फंडामेंटली ये सारे फोर्सेस सब क्या हैं, जिनके लिए भी कांटेक्ट जरूरी है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ठीक। तो फंडामेंटली नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन, ये सब क्या है,
ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि ये सब मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ही एक्ट करते हैं। ठीक है ना। थर्ड फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। वैसे इसकी पूरी डिटेल हमें पढ़नी है, लास्ट चैप्टर है हमारा न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है किसके बीच में, तो ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं के बीच में ये एक्ट करता है आपस में ही। ठीक है ना। किसी और पार्टिकल्स के बीच में एक्ट नहीं करता, यानी दो इलेक्ट्रॉन के बीच एक्ट नहीं करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। और ये फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो भी एक्ट नहीं करेगा। इसके लिए जो इफेक्टिव डिस्टेंस है ये 1 FM फर्मी है, यानी 10⁻⁻15 या उससे कम हो तो ये फोर्स एक्ट करता है, उससे ज्यादा पे निग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है ना। और केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच एक्ट करता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस फोर्स की जो एवरेज वैल्यू होती है वो प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कहीं ज्यादा होती है, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तो न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, placed at separation less than 1 फर्मी, ये अगर आप देखोगे तो ये 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ठीक है ना। और यही फोर्स है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वरना प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल करते और ये रिपल्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो इनको टूट जाना चाहिए था, दूर भाग जाना चाहिए था। लेकिन ये फोर्स है जो इन पार्टिकल्स को बाइंड करके एक साथ रखता है। बाकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। और इस चैप्टर में इस फोर्स का कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। इस चैप्टर में तो हमें जो पढ़ना है वो क्या है, वेट, टेंशन, नॉर्मल, फलाना ढिमाका। ठीक है ना। और ये किस में एक्ट करता है, केवल न्यूक्लियॉन्स के बीच, यानी बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाए। लास्ट फोर्स है फोर्थ, वीक फोर्स। ये जो वीक फोर्स होता है ये एक्चुअली न्यूक्लियॉन्स के बीच नहीं एक्ट करता, बल्कि इसके भी जो पार्टिकल्स हैं, आप जानते हो कि ये क्वार्क्स वगैरह से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। ये उनके बीच एक्ट करता है। ठीक। तो इसकी डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है। वीक इसका नाम है, उतना भी कमजोर नहीं होता कि नाम ही वीक रख देते। ठीक है। बस न्यूक्लियर से वीक होता है। ठीक। और जितनी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना वो इसी की वजह से इनिशिएट होती हैं। ओके। तो इसकी कोई डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि आप बोसॉन और क्वार्क्स इनके बारे में जानते नहीं, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखो कि ये वीकर है किससे, न्यूक्लियर फोर्स से। ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है और इसकी रेंज 10⁻⁻18 मीटर की होती है, यानी उससे भी शॉर्ट रेंज है न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है ना।
इन्हीं के बीच में एक्ट करता है। ठीक, ये हो गया खत्म। ये फालतू की थ्योरी थी, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं थी इस चैप्टर में। अब देखते हैं जो डिराइव्ड फोर्स हैं उनको। पहला है वेट। वेट और मास में तो सब लोग फर्क जानते हो ना। वेट फोर्स जो अर्थ आप पे लगा रही है, ठीक, और मास है आपके अंदर कितना मैटर है। ठीक है, तो अगर आप यहां से मून पे भी चले जाते हो तो आपके अंदर जितना मैटर है वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। लूज मोशन हो गई तो बात अलग है। ठीक है ना। तो हाँ, मैं क्या बता रहा, तो मास आपका उतना ही रहेगा अगर आपने कुछ खाया पिया या निकाला नहीं है तो। और वहां जाकर के आपका वेट लेकिन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मून आप पे कम फोर्स लगाता है। मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, जानते हो ना। वहां G/6 यूज करते हैं। तो आपका जो वेट है वो यहाँ से कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो अगर वेट कम करना चाहते हो तो दौड़ने भागने की जगह ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, मून पे चले जाओ। तो आपके फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई भी बॉडी अगर आपको ग्राउंड के आसपास दिखाई पड़ेगी तो आपको उसको एक फोर्स तो लगाना ही है। वो कौन सा फोर्स है, वेट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे mg। फंडामेंटली ये कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशन। जितने डिराइव्ड फोर्सेस हैं उनको फंडामेंटल फोर्स से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये एक्चुअली क्या है, ये है ग्रेविटेशन फोर्स बाय अर्थ ऑन बॉडी। ठीक है ना। तो फंडामेंटली वेट क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है ना। ओके। अच्छा, हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन होता है, तो इस mg का भी रिएक्शन होगा ना। इस mg का रिएक्शन कौन है, नॉर्मल नहीं है। ये रही अर्थ, ये रहा ब्लॉक। अर्थ ब्लॉक पे क्या लगा रही है, mg, g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। तो ब्लॉक भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, mg। ये एक्शन रिएक्शन है आपस में, नॉर्मल इसका एक्शन रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना। जब बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाती है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाती है, और ये सेम टाइप का फोर्स होता है, एक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रिएक्शन भी क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ पढ़े हो। तो जब Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाता है, Q2 भी Q1 पे वही वाला फोर्स लगाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का रिएक्शन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, तो उस एक्शन का रिएक्शन कौन है, बॉडी भी तो अर्थ को ग्रेविटेशन से खींच रही होगी, हर यार थोड़ी खींच रही है। ठीक, तो ये वाला जो mg है ये क्या है, रिएक्शन। ठीक है ना। वैसे हमें अपने क्वेश्चन में तो खाली अर्थ का तो एफबीडी हम कभी बनाएंगे नहीं, ना अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो जो भी बॉडी दिखे mg का फोर्स उस पर नीचे दिखा देना है। ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट फोर्स है नॉर्मल। बता चुका हूं ये फंडामेंटली कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लगता है। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में हैं और उनके सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पे नॉर्मल लगाती हैं। ठीक है ना। नॉर्मल लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये हमेशा पुशिंग, नॉर्मल से एक बॉडी दूसरे को पुश करती है। ठीक, जैसे ये जो ब्लॉक है, ग्राउंड इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, कभी भी खींचेगा नहीं। नॉर्मल लगा के आप दूसरे को खींचते नहीं हो, हमेशा धक्का ही देते हो। ठीक है ना। तो जो नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लो ये सिलेंडर है और इसमें एक ब्लॉक मूव कर रहा, तो अगर ब्लॉक यहाँ पे है तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे है तो ऐसे, और यहाँ पे है तो ऐसे। ठीक, नॉर्मल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जितने की जरूरत होती है उतना लगता है। समझे नहीं। जैसे
मेरा वेट है 80 kg। तो अगर मैं यहाँ रेस्ट पे हूं तो फिलहाल मेरे mg को बैलेंस करने के लिए नीचे से नॉर्मल लग रहा, तो मेरे वेट के बराबर ही लग रहा होगा 80 kg। ठीक है ना। लेकिन यही अगर मैं अपने सर पे कोई बोझा उठा लूं 10 किलो का, तो अब दोनों के वेट को बैलेंस करना होगा, तो नीचे से कितना लगेगा वेट, अब 90 kg। ठीक। जितने की जरूरत पड़ेगी उतना एक्ट करता है, और वैसे इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे अभी लग रहा कि mg के बराबर है, लेकिन हमेशा mg के बराबर नहीं होता। जैसे मैं अगर दीवार पे ऐसे लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का फोर्स, तो दीवार भी मेरे ऊपर नॉर्मल कितना लगाएगी। अब ये mg से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है ना। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर लगाना है हमेशा। और ध्यान रखना नॉर्मल हमेशा दूसरी बॉडी को, जो लगा रहा है वो दूसरी बॉडी जिस पे लग रहा है उसे धक्का दे रहा होगा। ग्राउंड लगा रहा है नॉर्मल किस पे, ब्लॉक पे, तो उसे धक्का दे रहा होगा ऐसे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक्शन रिएक्शन शो करूं तो हर फोर्स का रिएक्शन होता है। ये नॉर्मल है बाई ग्राउंड ऑन ब्लॉक। हमेशा कोई भी फोर्स हो, कोई एक लगाता है दूसरे पे लगाता है। ठीक। इसका रिएक्शन होगा ये वाला नॉर्मल बाई ब्लॉक ऑन ग्राउंड। वेट कम करने गया होगा। लोग वेट करने के लिए जिम में दौड़ते हैं, और मैं कहता हूं लूज मोशन की गोलियां खा लो, वेट वैसे ही कम हो जाएगा। ओके, तो इस नॉर्मल का रिएक्शन होगा ये वाला नॉर्मल। नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल, mg का रिएक्शन mg ही होता है। ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन नहीं होते। चलो, तो किसी भी केस में नॉर्मल की डायरेक्शन दिखाना आसान काम है। केवल दो स्पेशल केस है, उनसे ध्यान रखो। मान लो ये केस देखो, ये बॉल है और एक रॉड ऐसे दोनों के सहारे रखी हुई है। जहां कहीं भी दो बॉडीज का कांटेक्ट होगा आपको नॉर्मल दिखाना होगा। इस रॉड पे आपको नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। एक नॉर्मल लगेगा ग्राउंड से और एक कहां से लगेगा, बॉल से। ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हो भाई, यहाँ तो क्लियर दिख रहा था कि ये दोनों के सरफेस हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दिया। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, रॉड का एक पॉइंट और दूसरा ग्राउंड का पूरा सरफेस। अगर एक ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट और दूसरे का सरफेस कांटेक्ट में दिखे तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगा देना। यानी ग्राउंड के परपेंडिकुलर नॉर्मल यहाँ पे ऐसे लगेगा, और सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लगेगा। कोई डाउट है। लेकिन यहीं पे एक दूसरा केस देखो। ये मान लो वॉल है और अब की आपकी रॉड ऐसे रखी हुई है, वॉल के सहारे रॉड एक्सटेंड की हुई है, ऊपर भी है। ठीक। तो यहाँ पे तो नॉर्मल ऐसे लगेगा n1, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रॉड के परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे n2। ये स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है। बाकी कहीं भी नॉर्मल की डायरेक्शन दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर ये इंक्लाइन है और ये ब्लॉक है, तो कांटेक्ट सरफेस ये हो गया। नॉर्मल कैसे दिखाएंगे, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं दिखा रहा हूं ऑन ब्लॉक बाई इंक्लाइन, तो वैसे। कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। हो गया।
अब देखते हैं टेंशन। टेंशन हम कहते हैं रॉड या स्ट्रिंग जो फोर्स लगाती है ना, उसी को क्या कहते हैं? फोर्स बाय स्ट्रिंग और रॉड। ठीक। अब टेंशन कैसे एक्ट करेगी, तो यहां देखो, ये मान लो एक ब्लॉक है, ये एक आदमी खड़ा है और इसने स्ट्रिंग ऐसे बांध रखी है, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की हेल्प से आप ब्लॉक को खींच सकते हो ना। जब खींचोगे तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी, इधर लगाएगी तभी तो खींच रहे होगे। तो ये टेंशन की डायरेक्शन जो हम दिखाएंगे किसी भी बॉडी पे, ये दिखाएंगे अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग, और जिस बॉडी पे लगा रहे हो उससे अवे। अगर स्ट्रिंग में टेंशन है तो ऐसा नहीं कि खाली ब्लॉक पे लगाएगी, इस मैन पे भी सेम टाइम पे टेंशन एक्ट करेगी। और अगर मैं कहूंगा कि मैन पे टेंशन किधर एक्ट कर रही है, तो अब मैन बॉडी हो गया, अवे फ्रॉम बॉडी, यानी ऐसे एक्ट कर रही होगी टेंशन। ठीक है। तो एक स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन क्या है, ये इस पे डिपेंड करता है कि आप टेंशन लगा किस पे रहे हो। समझे या नहीं? ठीक है। ब्लॉक पे टेंशन उससे अभी लगेगा, मैन पे टेंशन उससे अभी लगेगा। ठीक है ना। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन को लिख सकते हो अवे फ्रॉम बॉडी एंड अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कोई डाउट है? अच्छा, स्ट्रिंग की बजाय अगर सेम एक्सपेरिमेंट करें और हमने यहां पे एक रॉड लगा दी अपनी, रॉड से भी अगर रॉड अटैच है, बांध दिया है आपने इसके साथ, तो आप खींच तो सकते हो ना, लेकिन रॉड से आप धक्का भी दे सकते हो, है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है रॉड इस पे इधर भी फोर्स लगा सकती है और उधर भी। हमें जब भी फोर्स लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे स्ट्रिंग में टेंशन लगाते हैं ना, वैसे ही लगा देंगे, अवे फ्रॉम बॉडी अलोंग दी लेंथ। ठीक। लेकिन ध्यान रखेंगे, स्ट्रिंग के केस में आप स्ट्रिंग से ब्लॉक को धक्का दे सकते हो क्या? रॉड के केस में धक्का दे सकते हो। स्ट्रिंग के केस में जो डायरेक्शन मैंने दिखाई है टेंशन की, ये पलट नहीं सकती, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकते। लेकिन उस केस में ठीक उल्टी डायरेक्शन भी हो सकती है, तो यहां पे हम कहेंगे टी में बी निगेटिव। अगर कोई क्वेश्चन में आप टेंशन टी मान के चल रहे हो स्ट्रिंग में, तो किसी भी कैलकुलेशन के बाद वो निगेटिव नहीं हो सकता, ख्याल रखना है। ठीक है। लेकिन अगर रॉड में आपने टेंशन मानी और कैलकुलेशन कर रहे हो, टी निगेटिव भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मतलब है कि टेंशन उल्टी लग रही है। कोई डाउट है? आगे बढ़ से। हो गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, मासलेस ऑब्जेक्ट का। प्रैक्टिकली कहा जाए तो मासलेस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? जिसका मास जीरो हो। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका मास जीरो हो? तो कैलकुलेशन में हम जरूर रखते हैं कि m इक्वल टू जीरो, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि अदर थिंग्स के कंपैरिजन में जो भी और चीजें हैं, उनके कंपैरिजन में इसका मास नेग्लिजिबल है। ठीक है ना। तो मास जीरो नहीं, एक्चुअली नेग्लिजिबल मास इसका ज्यादा अच्छा मतलब है। मास जीरो नहीं होना चाहिए, मास को हमें लिखना चाहिए टेंडिंग टू जीरो, वो ज्यादा अच्छा टर्म है। ठीक। कैलकुलेशन में हम भले ही जीरो पुट कर देंगे।
ओके। अब देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ही 0 है और मैं उस पर न्यूटन्स लॉ लगाऊं, न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन चाहे जो हो फर्क नहीं पड़ता, अगर मास ही 0 है तो एफ नेट कितना होगा? तो आप कह सकते हो कि एक मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स हमेशा कितना होगा? वो 0 ही होगा। अब यही कॉन्सेप्ट देखो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये मान लो एक स्ट्रिंग या फिर रॉड है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस पे केवल एक साइड फोर्स लगा पाओ। अगर एक साइड लगाओगे तो दूसरे साइड भी फोर्स होगा ही होगा, वरना इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो एक साइड अगर एफ है तो दूसरी साइड भी कितना फोर्स होगा? एफ, क्योंकि नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। ठीक। अब बीच में कोई एक पॉइंट मान लो मैंने ये चूज किया P, और मैं यहीं पे टेंशन की वैल्यू देखना चाहता हूं। ये पूरी रॉड कैसी है? मासलेस है। मासलेस है तो इस पे नेट फोर्स हमने कहा था क्या है? 0। तो एफ इधर तो एफ उधर होना चाहिए। अब इसका मैं अगर इतना पार्ट केवल देखूं तो ये भी तो मासलेस है ना, इतने पर भी तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये पोर्शन भी कैसा है? मासलेस, और इस पे नेट फोर्स होना चाहिए 0। अब इस पोर्शन पे एक फोर्स राइट में हमें दिख रहा है, एफ का लग रहा, ये एफ इस पे नहीं लग रहा। जो जिस पे फोर्स लगे वही बताते हैं, ठीक है ना? यहां पर देखोगे इतने पोर्शन पे, तो एक फोर्स तो यहां पे लग रहा है एफ का, दूसरा पोर्शन यहां पर अगर देखो तो ये स्ट्रिंग इसके साथ ज्वाइंट है कि नहीं? और ये ज्वाइंट पे ये स्ट्रिंग इस पे फोर्स लगा रही होगी, और इसी फोर्स को आप क्या कहोगे? टेंशन। अब क्योंकि ये मासलेस है, आप कह सकते हो टी की वैल्यू कितनी होगी? एफ के बराबर। ये कोई स्पेशल पॉइंट है क्या? अगर यहां का भी पॉइंट मैं लेता तो ये सेक्शन भी क्या था? मासलेस। तो अगर उधर फोर्स एफ है तो इधर कितना होना चाहिए? एफ के बराबर। तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो कितनी आएगी? एफ ही आएगी। एक मासलेस स्ट्रिंग या रॉड में टेंशन चेंज नहीं होती, ठीक है ना? थ्रू आउट लेंथ सेम रहती है। ओके। हाँ, यहां पर भी देखो, अगर मैं ये वाला पोर्शन चूज करूं तो क्या कहूंगा? इतने पोर्शन पे एक फोर्स तो ये लग रहा, दूसरा फोर्स वो वाला इस पे लगा रहा, और उसको फिर टेंशन ऐसे दिखाओगे। तो अगर मैंने इस पे फोर्स देख रहा था तो टेंशन मैंने क्या कहा था? अवे फ्रॉम बॉडी लगेगा, है कि नहीं? तो टेंशन ये वाली दिखाऊंगा, और अगर इसको देख रहा हूं तो टेंशन ये वाली दिखाऊंगा। ये टेंशन ये पार्ट लगा रहा है इस पे, और ये टेंशन ये पार्ट लगा रहा है इस पे, ठीक है? तो टेंशन की डायरेक्शन स्ट्रिंग में कैसे डिसाइड होगी? आप किस पे फोर्स देख रहे हो, आपको पहले वो बताना पड़ेगा, ठीक है? और लेकिन अगर मासलेस स्ट्रिंग या रॉड है तो टेंशन थ्रू आउट लेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है ना? हाँ, टी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट लेंथ। ठीक। हाँ जी, बोलिए। क्या? टेंशन? अच्छा, डायरेक्शन ऑफ टेंशन। यहाँ पे देखो ना, ये मान लो एक स्ट्रिंग और ये ब्लॉक हैंग कर रहा, ठीक है ना? स्ट्रिंग टेंशन लगाएगी जहां जहां कनेक्टेड है हर जगह, ठीक है? ये मासलेस स्ट्रिंग है, तो जितना टेंशन यहां लगाएगी उतनी ही टेंशन यहां भी लगाएगी, सीलिंग पे भी उतना ही जितना ब्लॉक पे। अगर मैं पूछूं ब्लॉक पे कितना टेंशन किधर लग रहा, तो आप ऐसे दिखाओगे टी, ठीक? और मैं कहूं सीलिंग पे कितना लग रहा तो आप ऐसे दिखाओगे टी। समझे या नहीं?
इवन स्ट्रिंग ही है कोई, ऐसे है, इधर भी फोर्स एफ लग रहा, इधर भी फोर्स एफ लग रहा, मास्टर से ये मैंने कहा इस पॉइंट पे पी पे टेंशन बताओ कितना है और किधर है। तो जब मैंने कहा कितना है, तब तो आप कह दोगे मासलेस स्ट्रिंग है ना, तो मैं इतना पोर्शन भी लूं तो इधर एफ लग रहा, तो उधर क्या लगना चाहिए, एफ के बराबर ही फोर्स होना चाहिए, तो टेंशन एफ के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो कितना है वो तो ठीक है कि ये एफ है, किधर है, तो आप पहले पूछोगे इस पॉइंट की टेंशन दो पार्ट पे लग रही है, इस पे भी और इस पे भी, किस पे पूछ रहे हो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इस पे, तो आप कहोगे टेंशन ऐसे लगेगी, और यही अगर मैं सेम स्ट्रिंग में कहता कि इस पे, ठीक, तो टेंशन ऐसे लगती। ठीक है ना, तो टेंशन की डायरेक्शन डिसाइड करने के पहले ये देखो लगा किस पे रहे हैं, समझे या नहीं। जैसे एक और केस देखते हैं, यहां देखो, ये पुली वाले क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे 11th में। ये मान लो ये ब्लॉक है और ये भी एक, ठीक है। अपने क्वेश्चंस में जब तक मैं कहूं नहीं, पुली और स्ट्रिंग्स को आपको मासलेस ही लेना है, ठीक है ना। अब अगर मैं कह रहा हूं इसमें टेंशन टी है उस स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग जहां जहां अटैच है सब जगह वो टेंशन अप्लाई करेगी। तो इस ब्लॉक पे टेंशन कैसे लगेगी, ऊपर, सेम टेंशन पुली पे भी लगेगी, इधर नीचे, और ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है ना, तो पूरी लेंथ में टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। उधर टेंशन टी तो यहां भी कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक पे ऊपर और पुली पे नीचे, ठीक है। अब ये जो पुली है उसको देखो, उस पे दो दो टी नीचे लग रहा है, पुली भी मासलेस है, उस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अगर दो टी ऊपर नीचे है तो दो ऊपर भी होना चाहिए, ठीक। तो इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा, 2T, और किधर लगेगा, इस वाली पुली पे 2T ऊपर लग रहा, तो इस पुली पे यही 2T किधर लगेगा, और ये एक ही स्ट्रिंग ऐसे घूम के आई है ना, वहां टेंशन 2T, तो यहां भी कितना होगा, इस ब्लॉक पे लगेगा ऊपर और इस पे नीचे। अब इस ऊपर वाली पुली को देखो, वो भी तो मासलेस है, उस पे नीचे कितना लग रहा है, 4T, तो ऊपर भी कितना होना चाहिए। तो सबसे ऊपर वाले में देखोगे, अगर सीलिंग को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो यहां पे टेंशन कितनी होगी, 4T, इस पुली पे ऊपर, सीलिंग पे यही टेंशन किधर, कोई डाउट है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। हाँ, एक तरीका है कि आप स्ट्रिंग में टेंशन को चेंज कर दो, वो ये है कि अगर स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स लगा दो उसकी लेंथ के अलोंग, समझे या नहीं, तो टेंशन चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पे मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, एक स्ट्रिंग में थ्रू आउट लेंथ टेंशन सेम रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर उसकी लेंथ के अलोंग फोर्स लगा दोगे तो टेंशन अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहां देखो, ये स्ट्रिंग हैंग कर रही है और एक आदमी ऐसे पकड़ के लटका हुआ है, ठीक, स्ट्रिंग मासलेस है, और नीचे भी मान लो यहां भी ब्लॉक है, ये भी लटका हुआ है। अब की अगर देखोगे तो आदमी अगर हैंग कर रहा, तो उसके हाथों में और रस्से के बीच में फ्रिक्शन एक्ट करता है, ठीक, हाथों पे ये फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और इसी फ्रिक्शन ने आदमी के वेट को बैलेंस किया है, और यही फ्रिक्शन रस्से पे किधर लग रहा होगा, नीचे, लेंथ के अलोंग लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे इसी पॉइंट पे जहां इसने हाथों से पकड़ रखा है, ऊपर टेंशन अलग होगी और नीचे टेंशन अलग हो जाएगी, समझे या नहीं, ठीक है ना। अब ये T1 अगर आप दिखा रहे हो मैन पे, तो ये लगेगा ऊपर, सीलिंग पे नीचे, ये T2 ब्लॉक पे ऊपर और मैन पे नीचे। कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। और कौन सा फोर्स बच गया, स्प्रिंग फोर्स।
स्प्रिंग कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी हो? तो टिचुक टिचुक वाला जो पेन आता है उसे लाना और खोल लेना, तो अंदर स्प्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग को फ्रीली छोड़ दो, कोई फोर्स नहीं है। तब जो इसकी लेंथ होती है इसको हम कहते हैं नेचुरल लेंथ। ये मान लो एल नॉट है, स्प्रिंग अपनी लेंथ इतना ही रखना चाहती है। ठीक है, अगर आपने इसे दबा दिया या खींच दिया, दोनों कंडीशन में कोशिश करती है कि नेचुरल लेंथ दोबारा से गेन कर ले। तो अगर आपने इसे कॉम्प्रेस करके ऐसे कर दिया और ये लेंथ हो गई एल नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स को हम कहेंगे इतना कॉम्प्रेशन हो गया है। ठीक, और स्प्रिंग इस केस में दोनों सिरों पे ऐसे फोर्स लगाएगी। ठीक है, एफ एस ऐसे एक्ट करेगा क्योंकि स्प्रिंग खुद को इलोंग करना चाहती है। और अगर आपने स्प्रिंग को खींच के लंबा कर दिया और इसकी लेंथ कर दी एल नॉट प्लस एक्स, एक्स को कहेंगे इलोंगेशन, तो स्प्रिंग दोनों सिरों पे ऐसे फोर्स लगाएगी, एफ एस और एफ एस का। ठीक है, और ये जो एफ एस है इसका फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स। के को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसी को स्टिफनेस भी कहते हैं। एक्स इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन कुछ भी हो सकता है। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन आपको पता है। ठीक, स्प्रिंग का फोर्स इस पे नहीं डिपेंड करता कि एक साइड कितना शिफ्ट किए हो, इस पे डिपेंड करता है कि टोटल लेंथ में कितना चेंज हुआ है। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में थी। ठीक, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया 2 सेंटीमीटर और इसको इधर किया 1 सेंटीमीटर, तो फिलहाल ये कॉम्प्रेशन में है कि इलोंगेशन में है? इलोंगेशन में है, और वो इलोंगेशन एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर है केवल। ठीक है ना? हाँ, अगर एक सिरा मैं फिक्स्ड कर दूं, अब ये ऐसे है, तो इसको अगर मैं 2 सेंटीमीटर खींच दूंगा तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा इस केस में ये इधर फोर्स लगा रही होगी के एक्स का, ध्यान रखना उधर भी लगा रही है। किस पे? जहां से भी आपने बांध रखा है उस पे, इधर भी ये कितना फोर्स लगा रही है? के एक्स का लगा रही है। तो स्प्रिंग दोनों सिरों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करती है, वहां से भी देख सकते हो। ठीक है ना? इधर इस साइड को लगा तो इधर उस साइड को लगा, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। फॉर्मूला क्या है? के इंटू एक्स। कोई डाउट है? टाइम हो गया क्या? ये भी 15 मिनट है, 15 मिनट है ना? ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाए। ओके, अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। उसको कहते हैं हम स्पाइरल। पता नहीं वो वाला फोर्स आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, वो स्प्रिंग ही सिलेबस में नहीं है, तो वो कैसा फोर्स लगाती है, क्या फॉर्मूला होता है, मुझे नहीं पता। ओके, अब कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। पहली डेफिनेशन है सिस्टम। हाँ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? देखो, बेसिकली ये सारी चीजें अभी हम किस लिए पढ़ रहे हैं? न्यूटन्स लॉ के लिए। ठीक, आप जितनी चीजों को एक साथ रख के उस पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हो, हम उतने को सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम कहते हैं सिस्टम इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज बीइंग ऑब्जर्व टुगेदर। जितने को भी एक साथ ऑब्जर्व करे वो सब क्या है? सिस्टम है। ठीक, अब ओके ठीक है।
सिस्टम के लिए हमें एक चीज ख्याल रखनी है, ये आपकी मर्जी है कि आप कितनी चीजों को एक साथ देखना चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो, जैसे ये वाला ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो ये दोनों नीचे आएंगे ना, इसका एक्सप्रेशन ए ए तो ये भी ए होगा, इतना तो जानते होगे। मैं इन तीनों को कभी एक सिस्टम में नहीं लूंगा इस चैप्टर में, ऐसा नहीं कि मैं ले नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, ठीक है। जब भी आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ देखना चाहते हो, आप उसका एक साथ फोर्सेस और एक्सेलरेशन देखना चाहते हो, तो ख्याल रखोगे कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। एक सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में भी, ठीक। तो यहां पे मैं चाहूं तो नीचे वाले ब्लॉक ए को एक सिस्टम मान सकता हूं, केवल बी को भी मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को एक साथ भी सिस्टम मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को एक साथ नहीं मानूंगा, समझे या नहीं। तो जब भी आप फोर्सेस और एक्सेलरेशन देखना चाहते हो तो आपको ख्याल रखना है आपके सिस्टम का हर पार्ट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन यूजफुल कंडीशन है, ठीक है ना। तो जब भी आप एक सिस्टम मान रहे हो तो उसके पहले आपको ये चेक कर लेना है कि उसका एक्सेलरेशन सेम है या नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये मान लो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, नीचे वाले पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये M1 और ये M2। अब आप जानते हो कि अगर मैं धीरे धीरे खींचूंगा तो दोनों साथ में चलेंगे, और तेजी से खींच दूंगा तो, है ना। तो आप केवल M2 को एक सिस्टम मानो, कोई दिक्कत नहीं, केवल M1 को एक सिस्टम मानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर साथ में एक सिस्टम मानना चाहते हो तो उसके पहले ये कंफर्म करना होगा कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, वरना जो आंसर आएगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। एक सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए। सिस्टम के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है सराउंडिंग की। जैसे ही आपने सिस्टम को डिसाइड कर लिया कि ये मेरा सिस्टम है, उसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ सराउंडिंग हो जाता है, ठीक है ना। सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। जैसे मान लो मैंने इन दोनों को कहा कि ये मेरा सिस्टम है, तो ये स्ट्रिंग सराउंडिंग, ये पुली सराउंडिंग, ये ब्लॉक सराउंडिंग, सीलिंग सराउंडिंग, नीचे ग्राउंड सराउंडिंग, पूरी अर्थ सराउंडिंग, और अगल बगल अगर आप खड़े हो तो आप भी क्या हो जाओगे, इसको सराउंडिंग हो जाओगे, ठीक। सिस्टम डिसाइड होते ही सराउंडिंग अपने आप डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। यहां पर अगर मैंने कहा M1 मेरा सिस्टम है, तो M2 ग्राउंड अर्थ ये सब क्या हो गया, सराउंडिंग। और अगर मैंने कहा दोनों मेरे सिस्टम में, तो अर्थ क्या हो गई, सराउंडिंग। कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल फोर्स, नहीं पहले देखते हैं इंटरनल फोर्सेस। अब जिसको भी आपने सिस्टम माना, उस सिस्टम के पार्ट्स आपस में अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो इंटरनल फोर्सेस है, यानी ये होगा फोर्सेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ सिस्टम। जैसे अगर आप मेरी बॉडी को कहो कि भाई ये सिस्टम है, ठीक, वी के सर पे हम देखना चाहते हैं कितना फोर्स लग रहा है, कितना एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। अब मेरी बॉडी के अंदर तमाम पार्ट्स हैं, हार्ट वगैरह, और अंदर है कि नहीं। अब वो हार्ट अंदर पंप कर रहा तो ब्लड पे फोर्स लगा रहा, है कि नहीं। अगल बगल चेस्ट वगैरह सब पे फोर्स लगा रहा। वो सारे फोर्सेस बॉडी के पार्ट्स ही आपस में लगा रहे हैं, वो सारे फोर्सेस क्या है,
इंटरनल। समझे कि नहीं? अब मान लो ये आपका सिस्टम है और सिस्टम में ही ये ए है और ये बी है, तो अगर ए बी पे ऐसे एफ लगाएगा तो बी भी एफ पे ऐसे एफ लगाएगा, और इन दोनों को मैं ऐड करूं तो जीरो हो जाएगा। तो जितने इंटरनल फोर्सेस होते हैं उन सबका सम कितना होता है? जीरो होता है। ठीक, तो सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस कितना होता है? ये जीरो होता है। ठीक है ना? जब कोई फोर्स किसी बॉडी पे लगता है ना तो उसको मोमेंटम प्रोवाइड करता है। इंटरनल फोर्सेस का सम ही कितना हो गया? जीरो। तो क्या वो बॉडी को कोई मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं? तो क्या वो बॉडी को एक्सेलेरेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं? नहीं। तो इंटरनल फोर्सेस किसी भी बॉडी को एक्सेलेरेट नहीं करती। तो अगर कभी क्वेश्चन किया जाए कि फला चीज ऐसे मूव कर रही है, उसे कौन मूव करा रहा, फोर्स का नाम बताना है, तो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का नाम लिया जाता है, इंटरनल का नहीं लिया जाता। जैसे फिजिक्स में अगर क्वेश्चन हो कि एक कार चली जा रही है, उसे कौन चला रहा है? ड्राइवर नहीं चला रहा है, क्योंकि ड्राइवर तो कार के अंदर बैठा है। ठीक, वो सिस्टम है, सिस्टम का पार्ट है। ठीक, कार एक्सलेट होती है किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से जो ग्राउंड से लगता है। हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का ही नाम लोगे। समझे या नहीं? हो गया? ओके। एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं बाई सराउंडिंग ऑन सिस्टम। किसी भी सिस्टम के मोशन को स्टडी करना है तो आपको कौन से फोर्सेस देखने हैं? जो सराउंडिंग लगा रहा है सिस्टम पे, केवल वही देखना है। ठीक है? और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस। केवल एक्सटर्नल फोर्सेस ही बॉडी को एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है ना? बॉडी सिस्टम के पार्ट्स ने आपस में जो फोर्स लगाया उसे क्या कहे? इंटरनल। बाहर से जो सिस्टम पे फोर्स लगा उसको क्या कहे? और सिस्टम सराउंडिंग पे जो फोर्स लगाएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर मुझे इसके मोशन को स्टडी करना है तो मैं इसे सिस्टम मानूंगा, और मुझे फिर इस फोर्स की जरूरत नहीं होगी जो इसने किसी पे लगाया। मुझे हमेशा कौन सा फोर्स देखना है? जो सराउंडिंग ने सिस्टम पे लगाया। समझे या नहीं? एक क्वेश्चन था, मैं मुरादाबाद में था तो वहाँ के कुछ टीचर्स जो है हमारे सोसाइटी में ही रहते थे, तो 10th के टीचर थे, वो पूछने आए, उनसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था। उसने पूछा कि सर, जब मैं दीवार को धक्का देता हूँ ऐसे, दीवार भी मुझे धक्का दे देता है, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, ये कैंसिल हो गए, तो मुझे मोशन कैसे मिला? नहीं समझे? मेरे बगल में एक आदमी खड़ा है, मैंने यूं कॉलर पकड़ा, धक्का दे दिया। ठीक, और मान लो कि नीचे सब कुछ स्मूथ है ना? तो केवल दो ही फोर्स हैं, जो मैंने उस पे लगाया, उसने मुझ पे लगाया। एक्शन रिएक्शन ऑटोमेटिकली लग जाता है कि नहीं? तो मैंने उस पे फोर्स लगाया, उसने मुझ पे फोर्स लगाया, दोनों फोर्स कैंसिल। तो उसे धक्का किसने दिया? वो भाग क्यों गया? उसे बताओ कोई कि जाना नहीं है, तेरा फोर्स कैंसिल हो चुका है। वो क्यों चला गया?
पहली बात, आप ऑब्जर्व किसे कर रहे हो, आपका सिस्टम कौन है। सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे जब भी आप मोशन को देख रहे हो। अगर आपको उस आदमी का मोशन देखना है तो वो आदमी सिस्टम है, ठीक। और आपको केवल उस फोर्स से मतलब है जो उस पे लगा, यानी मैंने उसे जो धक्का दिया उस फोर्स ने उसे मूव करा दिया, समझे या नहीं। आपको जब आपने उसे सिस्टम माना तो आपको वो फोर्स नहीं देखना जो वो किसी पे लगा रहा ना, आपको देखना है जो उस पे लग रहा है, बस, ठीक है। और उस पे मैंने फोर्स लगाया, मेरे फोर्स ने उसे मूव करा दिया। सेम टाइम उसने भी मुझ पे फोर्स लगाया। अगर आप मेरे मोशन को देखना चाहते हो तो मैं सिस्टम हो गया। अब आपको वो फोर्स नहीं देखना जो मैंने उस पे लगाया, आपको वो देखना है जो उसने मुझ पे लगाया। हमेशा वो फोर्स देखना है जो सराउंडिंग से सिस्टम पे लगा, समझे कि नहीं। मुझे मूव कराया उसके फोर्स ने, उसने मूव कराया मेरे फोर्स ने। एक टाइम में हम एक ही फोर्स देखेंगे, दोनों फोर्स को ऐड करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, समझे या नहीं। अगर आप उसके मोशन को देख रहे हो तो आपको केवल वो फोर्स देखना है जो मैंने उस पे लगाया, ठीक। इसमें दूसरे फोर्स को ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। दोनों फोर्स एक ही केस में ऐड होंगे। वो कब, अगर आप दोनों को एक सिस्टम ले लो, लेकिन तब ये दोनों ही फोर्स कैसे हो जाएंगे, इंटरनल, तब भी हमें इसे नहीं देखना, ठीक। लेकिन अगर दोनों को एक सिस्टम तो इस केस में होता यह है कि जो एक्सेलरेशन आता है वो सेंटर ऑफ मास का आता है। सेंटर ऑफ मास नाम तो सुने होंगे ना, ठीक है ना। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। खैर वो बात की चीज है, अभी के लिए तो मैंने आपको यही बता दिया है कि अगर दो चीजों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है तो दोनों की सिस्टम आप लोगे ही नहीं, बोल दिया ना, ठीक। तो अगर मैंने उसे धक्का दिया, वो उधर जा रहा मैं इधर जा रहा, तो एक्सेलरेशन सेम तो है नहीं, तो दोनों को एक सिस्टम तो आपको फिर लेना ही नहीं है। और अकेले अकेले सिस्टम लोगे तो उसको मूव करा रहा मेरा वाला धक्का और मुझे मूव करा रहा उसका वाला धक्का, दोनों धक्कों को आपस में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टर्न पे